कि जिन वर्गों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, अब बिना मनुस्मृति लागू किए बाबा साहब के संविधान के होते हुए आज पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्टल पे या कहीं भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके कोई बच्चा बाहर से रहता है तो 20,000 रुपये महीने का खर्चा चाहिए। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के बताता हूँ कि अगर किसी का सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग कोने कोने से और आसपास के एनसीआर के क्षेत्र से तमाम लोग इकट्ठे होंगे रामलीला मैदान में। और जैसा अभी प्रोफेसर रतनलाल जी ने बताया कि चारों संगठन मिलके, जिसमें मिशन जय भीम, वी द पीपल, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, ये चारों संगठन मिलके काम कर रहे हैं और मुद्दे स्पष्ट हैं जैसा उन्होंने स्पष्ट करके बताया। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया, मतलब देश को कह रहे हैं कि देश अमीर हो रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है भारत की। और ऐसे हालात में अगर देश अमीर हो रहा है तो शिक्षा की व्यवस्था, मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। स्कॉलरशिप और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था ताकि लोगों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और गरीब देश था, तब लोगों को इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाया करती थी कि वो अपने पूरे साल का पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, तमाम तरह की किताबों का खर्चा उसी स्कॉलरशिप से उठा लिया करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि एक तरफ मनुस्मृति ख़त्म करके संविधान आया और संविधान के आने से लोगों के पढ़ने के रास्ते खुले। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पढ़ने के रास्ते खोले, सरकारी नौकरी के रास्ते खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी रिजर्वेशन देके नौकरी के पढ़ने के रास्ते खोले। लेकिन स्कॉलरशिप से पढ़ने वाले वो लोग बड़े बड़े पदों तक पहुँचे। और आज जब गरीब से भारत अमीरी की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील देश है, धीरे धीरे प्रगति के पथ पर है, ऐसे हालात में अगर हम देखें तो देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि जिन वर्गों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, अब बिना मनुस्मृति लागू किए बाबा साहब के संविधान के होते हुए आज पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्टल पे या कहीं भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके कोई बच्चा बाहर से रहता है तो 20,000 रुपये महीने का खर्चा चाहिए। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के बताता हूँ कि अगर किसी का सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, लॉ कॉलेज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। और देश में अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हज़ार रुपया है। तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई, पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यानी मनुस्मृति की ज़रूरत नहीं है, एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ के शिक्षा के खर्च को इतना महंगा कर दिया कि लोग अपना पढ़ाई छोड़ दें। और ऊपर से जो नौकरियां लग जाया करती थी रिजर्वेशन से, एक एक करके सारे सरकारी जो उपक्रम हैं वो बेच दिए गए, प्राइवेटाइज हो गए और वहाँ हमारे रास्ते लगभग बंद हैं। जितने भी बड़े पूंजीपति अगर आप देखेंगे कि वो कैसे पूंजीपति बने, जो जिस ज़मीन पे उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, कारखाने लगाए, वो सरकार से कम दाम पे लिए हैं। और बैंकों में जो आम लोगों का पैसा जमा है, वहाँ से उन्होंने लोन लेके अपना व्यापार शुरू किया है। और कहते हैं कि भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, ये तो प्राइवेट है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप सरकारी मदद ले रहे हैं, सस्ती दर पे सरकारी ज़मीन खरीद रहे हैं और लोगों के बैंक में लोगों का पैसा, उसको वहाँ से आप लोन लेके अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो भैया उसमें रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है प्राइवेट सेक्टर में? हम ये नहीं कह रहे हैं आप क्वालिटी मेंटेन मत करिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप क्वालिफिकेशन को लोअर डाउन कीजिए। जो भी एफिशिएंसी आपको चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप रखें, लेकिन कम से कम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो दें। सरकारी आपने ख़त्म कर दिया, प्राइवेट में आप देंगे नहीं। इतना पैसा लोगों के पास है नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के पास कि अपना व्यापार कर लें, तो वो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? उनके रास्ते आप बंद करते जा रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि हमारे इस आंदोलन में जाति की जनगणना, जाति की गणना, हर जाति की गणना, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी या कोई भी हो, जनरल कैटेगरी में भी, एक बार ये पता तो लग जाए किस किस जाति की जनसंख्या कितनी है,
किस किस जाति में कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने लो ग्रेजुएट है, कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, कितने मेडिकल ग्रेजुएट है, कितने मैनेजमेंट किए हुए हैं, हर जाति का पता तो लगे। और साथ में ये भी पता लगे कि कितने लोग सरकारी नौकरी में किस किस जाति के हैं। क्योंकि एक तरफ उपवर्गीकरण का आप जजमेंट दे के कि भाई किसी को ज़्यादा मिल गया इसलिए जिसको नहीं मिला उसको देना, ये कह के उपवर्गीकरण सरकारों ने करना शुरू कर दिया, कोर्ट से भी निर्णय आ गया। लेकिन ऐसा तो कोई डाटा ही नहीं है कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है और सरकारी नौकरी में उनको हिस्सा कितना मिला है। तो जब तक ये एम्पिरिकल डाटा नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा। इसलिए जाति की गणना, इकोनॉमिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, ये पूरा होके आए, पता लगे कि खेत की ज़मीन कितने लोगों पे कितनी है, व्यापार में किस किस समाज के किस किस लोगों की क्या स्थिति है, वो सारा डाटा तो सामने आए। क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा किसकी कितनी संख्या है, किसको देश की तरक्की में कितना हक मिला है, इसलिए जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक ये मिलना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब जाति गणना हो जाए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो जाए, शैक्षणिक सर्वे हो जाए, ताकि एक डेटाबेस तैयार हो जाए। इसलिए जाति की गणना होना ज़रूरी है। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। जनता चुनाव अपनी सरकार चुनती है, लेकिन या तो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, आए दिन ईवीएम के बारे में तरह तरह के खुलासे आ रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगते हैं। हम लोगों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने साथ नहीं दिया। अब वही राजनीतिक पार्टियाँ कह रही है कि ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, सरकारें बन रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए ज़रूरी है कि ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। तो हमारे इस आंदोलन के जो 28 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान में होने वाला है, उसके अनेकों मुद्दे हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं, एक जाति की गणना, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा ईवीएम हटे, बैलेट पेपर वापस आए। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिले। जितने सरकारी ठेके हैं उन ठेकों के अंदर भी SC ST OBC के लोगों को उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बात करेंगे और एक आंदोलन तैयार करेंगे, रामलीला मैदान के माध्यम से आह्वान करेंगे पूरे देश का, ताकि उसके बाद सतत प्रयास करते हुए लगातार पूरे देश का एक आंदोलन तैयार किया जा सके, ताकि लोगों को पता तो चले कि आखिर जाति जनगणना की मांग हो क्यों रही है, और अगर जाति गणना होती है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराएंगे कि अगर राजनीतिक पार्टियां सत्ता चाहती है तो वो बताएं कि अगर वो सत्ता में आएंगी क्या वो हमारे मुद्दों को पूरा करेंगी, जो हमारी हकमारी हो रही है क्या वो हकमारी को बंद करेंगी, क्या वो एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार है या नहीं है। और 12वीं तक की बात नहीं चलेगी, हायर एजुकेशन में जिस लेवल तक बच्चा पढ़ना चाहे उसका खर्चा सरकार क्यों ना उठाना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर सरकार किसी लिए, बाकी तो आप फ्री की बात कर रहे हैं, हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, लाडली बहना फलानी बहना, बाकी सब बात कर रहे हैं, एजुकेशन की कोई सरकार बात नहीं कर रही है। पूरे जितना चुनाव का चल रहा है प्रचार, आप देख लीजिए किसी भी स्टेट में जाके, कोई पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है कि वो एजुकेशन जो महंगा हो रहा है उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ रहे, उनको पढ़ाने के लिए सरकारें क्या योजना ला रही है, उन बच्चों की फ़ीस का क्या इंतजाम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल और कॉलेजेस के साथ साथ हॉस्टल की व्यवस्था क्या कोई सरकार कर रही है। तो हम ऐसे तमाम मुद्दों को हम अपने इस आंदोलन के माध्यम से देश के कोने कोने तक, जन जन तक लेके जाएंगे। इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे और सरकारों को कंपेल करेंगे कि जब जनता आपको चुन रही है, हम आपको चुन रहे हैं, तो आपको जनता के लिए काम करने पड़ेंगे। हमारे ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे अगर आप काम नहीं करते हैं तो पूरे देश के अंदर आपका विरोध किया जाएगा, हम आपकी सरकारों को बनने नहीं देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।